Hi, this is Ajay Anand and welcome to Social Science classes from excelup.com। इस लेसन में आप संस्थाओं के कामकाज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर संस्थाओं या संस्थानों का मतलब है सरकार चलाने के लिए जिन जिन संस्थानों की ज़रूरत होती है उनके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि संस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर भारत सरकार के मुख्य अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संसद या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। और खासकर कार्यपालिका वाले सेक्शन में आप प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि संस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार को नागरिकों को सुरक्षा देनी होती है और जनता के कल्याण के लिए काम करना पड़ता है। तो किसी भी देश में और खासकर भारत जैसे विशाल देश में यह करना बहुत बड़ा काम होता है, जो कि किसी अकेले व्यक्ति या किसी एक संस्था द्वारा करना संभव नहीं है। तो काम सुचारू रूप से हो, इसके लिए एक विशाल टीम की ज़रूरत पड़ती है, कई संस्थानों की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए संस्थान बनाने पड़ते हैं ताकि काम सही से हो। संस्थाओं के बनाने से एक फ़ायदा यह होता है कि उससे श्रम का विभाजन होता है, यानी काम कई टीमों में बंट जाता है और काम आसान होता है। फिर दूसरा फ़ायदा होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी किसी एक हाथ में या किसी एक अंग में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, क्योंकि अगर वैसा होगा तो उससे तानाशाही के पनपने का खतरा रहता है। अब देखते हैं सरकार के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के मुख्य अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद या कैबिनेट आता है और सिविल सर्वेंट होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। न्यायपालिका का काम है सरकार और जनता के हितों के बीच विवाद को सुलझाना। संस्थाओं से लाभ क्या है? तो संस्थाओं से लाभ यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए कई लोगों का दिमाग लगता है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कई लोगों की सहमति बनानी पड़ती है, तो उससे जो डिसीजन होती है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है और काम बेहतर होता है। संस्थाओं से हानि होती है। हानि यह होती है कि आम सहमति बनाने के चक्कर में कई बार फैसले लेने में देरी लगती है और जो कि कई लोगों को पसंद नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि कुछ फैसले जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसी स्थिति में संस्थाओं से हानि भी होती है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो संस्थाओं से फायदे ही फायदे होते हैं। अब विधायिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विधायिका यानी संसद में कानून बनाने का काम होता है, यानी लेजिस्लेशन का काम होता है और इसलिए संसद का नाम होता है लेजिस्लेचर या विधायिका। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संसद के दो हाउस हैं, एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा। राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ये अपर हाउस और लोअर हाउस का नामकरण बस एक परंपरा के तहत है और राज्यसभा अगर अधिकार के मामले में देखें तो लोकसभा से ऊंचा नहीं है, लोकसभा के पास अधिक अधिकार है। राज्यों में
जो अपर हाउस होता है उसका नाम है विधान परिषद और लोअर हाउस का नाम है विधानसभा। तो लोअर हाउस के सदस्य यानी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। अब देखते हैं कि संसद का नियंत्रण कैसा होता है। जिस भी देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां की सरकारों पर संसद का कुछ ना कुछ नियंत्रण तो होता ही होता है, और ज्यादातर देश में जैसे भारत में संसद का पूरा नियंत्रण सरकार पर होता है और सरकार कोई भी फैसला संसद की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती है। जिस दिन सरकार पर से संसद का विश्वास उठ जाता है उस दिन सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अब लोकसभा और राज्यसभा में जैसा कि पहले बताया कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है, तो कुछ मामले में जिनमें कि लोकसभा की चलती है वो इस तरह से हैं, जैसे संयुक्त बैठक, पैसे वाले बिल और अविश्वास प्रस्ताव। जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए दोनों की संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती है, और चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो जाहिर है कि लोकसभा की बात वहां पर चलती है उन मीटिंग्स में। दूसरा आता है पैसे वाले बिल, जैसे बजट। तो पैसे वाले बिल को पास करने का अधिकार लोकसभा के पास है और राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ उस बिल को 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है और अपने संशोधनों का सुझाव दे सकती है। उन सुझावों को मानना या ना मानना यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर भी लोकसभा को ऊपरी हाथ मिला हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो यह सब लोकसभा के स्पेशल पावर हुए। कार्यपालिका के प्रकार क्या होते हैं? पहले विधायिका की बात हुई थी, अब कार्यपालिका की बात है। तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक का नाम है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरे का नाम है स्थायी कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद मिलकर के राजनैतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और राजनैतिक कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है, क्योंकि जब भी सरकार बदलती है तो राजनैतिक कार्यपालिका पूरी की पूरी बदल जाती है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो कि नहीं बदलते हैं। हाँ, उनके ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन टीम कमोवेश वही होती है। और स्थायी कार्यपालिका के सदस्य ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है और फिर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भारत की सरकार का मुखिया होता है, और कई लोगों को लगता हो कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कोई भी प्रधानमंत्री तब तक अपने ऑफिस में बना रहता है जब तक संसद का विश्वास उस पर रहता है, और जिस दिन संसद का अविश्वास उस पर आ जाता है प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं होता है। नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी को भी तो प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर देंगे, बल्कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का न्योता देते हैं जो उनकी नज़र में संसद में अपना बहुमत साबित करने में सबसे अधिक सक्षम दिखता है। और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उस व्यक्ति को कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है ताकि वो अपना बहुमत साबित कर सके। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं। तो मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के नेता होते हैं, मुखिया होते हैं। विभिन्न विभागों के जो काम होते हैं उनके बीच तालमेल का काम प्रधानमंत्री का होता है। यदि विभिन्न विभागों के बीच कोई मतभेद होता है तो उसका निपटारा भी प्रधानमंत्री करते हैं। अगर वहाँ बात नहीं बनती है तो प्रधानमंत्री का निर्णय या उनका एक्शन वो आखिरी होता है, वो माना जाता है।
मंत्रालयों के जो काम होते हैं उनकी निगरानी भी प्रधानमंत्री करते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको अधिकार होता है कि वो मंत्री के विभाग बदल दें, किसी मंत्री को हटा दें, किसी नए व्यक्ति को मंत्री बना दें। तो ये सब होते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में अमूमन 60 से 80 मंत्री होते हैं और मंत्रियों की अलग अलग श्रेणी होती है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भार संभालते हैं और इस पद पर अमूमन सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता को रखा जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री थोड़े कम महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हैं और ये कैबिनेट मीटिंग में तभी जाते हैं जब इन्हें निमंत्रण दिया जाता है, अन्यथा ये नहीं जा सकते। राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री को के सहायक के तौर पर काम करते हैं, तो इसमें नए उभरते नेताओं को रखा जाता है। कैबिनेट मीटिंग जब होती है, जैसे अहम मुद्दों पर जब फैसले लेने होते हैं तो पूरी कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें आम सहमति से फैसला लिया जाता है। एक बार जो फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है उस फैसले से हर मंत्री को सहमत होना पड़ता है। भले व्यक्तिगत रूप से हो सकता है वो असहमत हो तो बाहर उस फैसले की आलोचना नहीं कर सकता। फिर आता है कैबिनेट सेक्रेटारिएट। हर मंत्रालय की अपनी अपनी सेक्रेटारिएट होती है जिसमें मंत्री की मदद के लिए ब्यूरोक्रेट्स की टीम होती है और इन सब के ऊपर कैबिनेट सेक्रेटारिएट होता है जो सारे मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कैबिनेट सेक्रेटारिएट में बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, आईएएस होते हैं, जो कि मंत्रियों के मुकाबले में जाहिर है तकनीकी रूप से या काम के अनुभव के मामले में ज़्यादा कुशल होते हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद अलंकारिक है, यानी उनको कोई वास्तविक पावर नहीं मिला हुआ है। राष्ट्रपति के दस्तखत का बहुत महत्व है। जैसे अगर संसद से कोई बिल पास होता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति का दस्तखत नहीं हो जाता तब तक वह कानून नहीं बन सकता। भारत सरकार के जो भी अहम फैसले होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम में लिए जाते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उन पर भी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति के नाम में वो संधियां बनाई जाती हैं। राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने का अधिकार होता है। कई महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय जो हैं राज्यों में उनके मुख्य न्यायाधीश, निचली अदालतों के जज, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। न्यायपालिका, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब हो गया कि यहाँ की न्यायपालिका में कई टीयर हैं या स्तर हैं और जिसमें सबसे नीचे आते हैं निचली अदालतों का नाम आता है, उसके ऊपर जिला अदालत होते हैं, फिर उसके ऊपर उच्च न्यायालय होता है, फिर सबसे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय होता है। यदि निचली अदालत ने कोई फैसला दिया और जो उसमें जिन दो पार्टियों के बीच केस चल रहा था उनमें से कोई एक यदि उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह सुनवाई के लिए जिला न्यायालय जा सकता है। फिर इसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते उच्च न्यायालय और फिर आखिर में सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है और उसे हर किसी को मानना पड़ता है। कुछ खास केसेज में जैसे मौत की सजा होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार होता है माफ़ी देने का। सर्वोच्च न्यायालय की ड्यूटी है इन विवादों को सुलझाने की। जैसे देश के नागरिकों के बीच अगर विवाद हो तो उसको सुलझाएगा, नागरिकों और सरकार के बीच के विवाद को सुलझाना इनका काम है, दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच के विवाद को सुलझाना और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के विवाद को सुलझाना।
सुप्रीम कोर्ट की एक और जिम्मेदारी है कि वह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है या कोई कदम उठाती है जिससे लगता है कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा और फिर उस काम में दखलंदाजी देगा। कोई कानून ऐसा पास होता है तो उसको रद्द किया जाएगा। तो रिकैप करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि संस्थाओं की ज़रूरत क्या है, फिर देश के सरकार के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर मैंने संसद के बारे में बताया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में बताया और न्यायपालिका के बारे में बताया। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।